गुज़श्ता रोज़ इंडिया की 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ है। ये इंतखाबात तो पिछले महीने हुए थे, लेकिन इंडिया का जैसा कि सिस्टम है वो कई फेजेज़ में एक ही स्टेट के अंदर इलेक्शन कराते हैं और फिर तमाम फेजेज़ के जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे उनकी काउंटिंग होती है और इकट्ठे उनके नताइज का ऐलान होता है। तो इस तरह से अप्रैल में होने वाले इंतखाबात और कुछ केसेस में मार्च में उसके नताइज का ऐलान गुज़श्ता रोज़ यानी मई की 4 तारीख़ को हुआ है। और एक लिहाज से ये बहुत अहम इंतखाबात थे। जिस तरह हमारे यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, इस तरह इंडिया में स्टेट इलेक्शंस होते हैं। और फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रोविंसेस के इलेक्शन मरकज़ के इलेक्शन से अलग हुए हों, एक ही वक्त पे होते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अब ये मामूल बन गया, अगरचे वो उसे तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनली वहाँ भी ऐसे ही था कि स्टेट और मरकज़ के इंतखाबात इकट्ठे ही होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी स्टेट की असम्बली जल्दी बर्खास्त हो गई या वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उसे डिज़ोल्व कर दिया, तो फिर ये स्केड्यूल स्कैटर होने लगा। और अब ये मामूल की बात है कि पूरे साल इंतखाबात होते रहते हैं। अगरचे एक नया कानून प्राइम मिनिस्टर मोदी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन वो कहते हैं कि एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी वो कानून पास नहीं हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त जो इलेक्शन हुए वो इंडिया की 4 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में हुए और एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अंदर हुए। और इस लिहाज से बहुत अहम थे कि अगर इन चारों स्टेट्स की आबादी को अगर जमा कर लिया जाए तो पाकिस्तान की टोटल आबादी से इनकी आबादी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या थी। उसमें सबसे बड़ा जो इलेक्शन था या मार्का जिसे कह लें, वो वेस्ट बंगाल का था। वेस्ट बंगाल में एक मुद्दत से बीजेपी की अपोनेंट तृणमूल कांग्रेस बरसर इक़्तिदार थी। ममता बनर्जी उसकी चीफ मिनिस्टर थी और बहुत तल्ख इनके आपस में मुखालफत थी बीजेपी की। बीजेपी ने लास्ट टाइम भी पिछले इलेक्शन में 2021 में इस स्टेट के अंदर जीतने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। और ममता बनर्जी को बहुत मकबूल तस्वर किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत स्वीप किया है बीजेपी ने कि उन्होंने लास्ट टाइम तो उनकी जो टोटल सीटें थी वो 77 थी सिर्फ पूरी असम्बली के अंदर, जिसमें टोटल 294 सीट्स हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 77 से अपनी सीट्स टैली को बढ़ा के 206 कर लिए, 206। और यूँ उन्होंने अपने स्वीप कर लिया इलेक्शन को, मेजॉरिटी हासिल कर ली। और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी, उसकी पिछली दफ़ा सीटें 213 थी, 213, और वो कम होके 80 हो गई हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने तो एग्ज़िट पोल के अंदर प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन कुछ ने ये भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस भी जीत सकती है। लेकिन ये रिज़ल्ट जो हैं ये किसी क्लोज़ कॉन्टेस्ट को इंडिकेट नहीं करते, बल्कि यूँ लगता है कि ये तो बड़ा स्वीपिंग और बड़ा क्लियर रिज़ल्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने तकरीबन 46% वोट्स लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 40% वोट लिए हैं। वोटों की परसेंटेज में इतना फ़र्क नहीं है, 5% का फ़र्क है, 5 परसेंटेज पॉइंट का, लेकिन सीटों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये एक तो सबसे बड़ा जो इस रिज़ल्ट की फाइंडिंग है, इस रिज़ल्ट का जो मैसेज है वो ये है कि बीजेपी ने अपनी जो ग्रिप है इंडिया की स्टेट्स के ऊपर, अब टोटल आप उसकी मिला लें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को 30 के करीब बनती है, 36 के करीब बनती है। तो 36 में 22 के अंदर ऑलरेडी इस टैली के बाद 22 के अंदर
बीजेपी की गवर्नमेंट्स बन गई हैं। तो यूँ उनकी जो ग्रिप है पूरे इंडिया के ऊपर इसके बाद और भी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, इसमें दूसरा जो स्टेट जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो है आसाम। अच्छा, आसाम जो है, वेस्ट बंगाल तो फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की आबादी के हिसाब से, लेकिन जो दूसरी बड़ी स्टेट है जो छठे नंबर पे आती है आबादी के लिहाज से वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के अंदर जो आबादी है वो तकरीबन 72 मिलियन के करीब है। और ये आबादी आपको बता रहा हूँ कि 2011 के हिसाब से है। उनकी जो सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद से चूँकि उनकी कोई सेंसस ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुई, इस वक्त उनकी लेटेस्ट सेंसस अंडरवे है, लेकिन जो तादाद जो ऑफिशियली जो तादाद मालूम है वो 2011 की है। तो उसके मुताबिक जो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के अंदर लेकिन तमिलनाडु के ऊपर जाने से पहले मैं ज़रा, चूँकि बीजेपी का तस्करा हो रहा है, तो मैं आसाम का जिक्र कर दूँ कि आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने, अगरचे वो पहले भी इक़्तिदार में थी, लेकिन उनकी जो तादाद थी वहाँ के असम्बली के अंदर, जो टोटल 126 सीट्स की असम्बली है, उसमें उस वक्त उनकी जो टोटल सीट्स थी वो 60 थी। इस इलेक्शन में उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके 82 कर लिया है। यानी आसाम में भी उनकी गिरफ्त मजबूत हुई है विद अबाउट 38% वोट्स। तो एक लिहाज से बीजेपी वहाँ पे जो अगरचे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके वोटों की उसकी सीटों की तादाद 29 थी पिछले इलेक्शन में, जो अब घट के 19 हो गई है। तो ये यहाँ पे भी बीजेपी की गिरफ्त बहुत मजबूत हुई है। तो इन दो स्टेट्स के अंदर तो इन्होंने स्वीप कर लिया है। लेकिन जो दूसरी स्टेट्स हैं जिनके अंदर कुछ रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसकी अपनी एक डायनामिक्स है। मसलन केरला के अंदर इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले भी मेजॉरिटी थी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, अब भी उनकी तकरीबन मेजॉरिटी है, लेकिन उसमें उनकी सीटों की तादाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की काफ़ी इजाफा हुआ है। यानी पहले 21 सीट्स थी, अब वो 63 हो गई हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में, गलती की माफ़ी चाहता हूँ, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में नहीं थी, पहले वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थे वो पावर में थे, वहाँ पे उनकी सीटें 62 थी और अब वो घट के 26 हो गई हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इस पोजीशन में है कि वो कुछ दूसरे लोगों को साथ मिला के वहाँ पे हुकूमत बनाए, जो कि मोस्ट लाइकली वो बनाएगी। तो इस एक स्टेट में कम से कम इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसको बलमूम सेटबैक हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसको कम से कम यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ है। 29% उनको वोट मिले हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को उनके वोट कम होकर 22% हो गए हैं। बीजेपी को यहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं हुई, वे दे डोंट इवन काउंट देयर। लेकिन जो तमिलनाडु की एक स्टेट है उनकी साउथ में, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, वहाँ पे अमूमन दो पार्टियाँ इलेक्शन में जीतती थी, कभी एक कभी दूसरी। एक थी डीएमके, जिसका नाम ज़रा मुश्किल सा है, द्रविड़ा मुनेट्रा कज़ाकम। तो डीएमके कभी वो एक इक़्तिदार में होती थी और कभी ऑल इंडिया डीएमके वो पावर में होती थी। तो इस दफ़ा इन दोनों पार्टियों को आउस्ट करके एक बिल्कुल नई पार्टी जो 2024 में बनी थी, जो टीवीके कहलाती है, उसके एक बड़े यंग सा लीडर था जो कि पहले इन फिल्मों में काम करते रहे हैं। तो वो इस दफ़ा उनकी पार्टी ने एक बड़ा अपसेट दिया है। उनकी पहले कोई सीट नहीं थी असम्बली के अंदर, लेकिन अब उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी 108 सीट्स विन कर लिया है। और वहाँ पे जो डीएमके और एडीएमके हैं उनकी सीटें बहुत कम हो गई हैं। इनको अभी भी 10 सीटों की ज़रूरत होगी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि 118 सीट्स चाहिए, उनके पास 108 सीट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है और ये उस इंडिकेट करता है उस ट्रेंड को जिसमें लोग पुराने जो लीडर्स हैं, जो इस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं, उनसे बहुत तंग होते हैं और वो चेंज चाहते हैं। तो ये उस चेंज के ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है तमिलनाडु में जो को हुआ।
और एक यूनियन टेरिटरी है छोटी सी, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन के डायनामिक्स में तो कई काउंट नहीं करती। वो 29th इंडिया के टोटल 36 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें 29th स्टेट नंबर पे आती है। 1.2 मिलियन की आबादी है, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी की ना पहले गवर्नमेंट थी ना अब बनेगी। वहाँ पे एक ऑल इंडिया नेशनल एनआर कांग्रेस है, वही हुकूमत बनाएगी। उसकी पहले 10 सीटें थी, अब 12 सीटें हो गई हैं। अब इसके मैसेज क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है? पहली बात तो यह है कि पहली दफ़ा इंडिया के अंदर उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, ख़ासतौर पर वेस्ट बंगाल में, जहाँ 12% वोटर्स को वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया और कहा जाता है कि उसमें भी ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है या दलित्स की है, जो कि जनरली बीजेपी को वोट नहीं करते। तो एक तो बहुत बड़ा वहाँ पे कंट्रोवर्सी रही। और जो इंडिया के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एसवाई कुरैशी, उन्होंने भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो एतबार था वो ख़त्म हो गया। तो ये इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उसको एक पैरागॉन ऑफ वर्चू समझा जाता था कि वहाँ कोई चीज़ इंडिया के इलेक्शन कमीशन में गलत नहीं हो सकती, लेकिन इससे बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। दूसरी बात जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अहम है, वो ये है कि इंडिया के अंदर इन इलेक्शन के नतीजे में बीजेपी की गिरफ्त बहुत मजबूत हो गई होगी, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। और चूँकि उनका पाकिस्तान के बारे में जो रवैया है वो बहुत सख्त है, तो इम्कान यह है कि उनका पाकिस्तान के बारे में रवैया और भी सख्त होगा। और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी की अगर उम्मीद की जा सकती थी, तो बज़ाहिर इन इलेक्शन के बाद वो भी ज़रा कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आती है। लेकिन ये बहरहाल एक प्रोसेस है जो इंडिया के अंदर हुआ है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, खा वो डेमोक्रेसी मजबूत हो या कमज़ोर हो, वहाँ पे इलेक्शन होते रहने चाहिए। उसके नतीजे में कुछ लीडरशिप्स चेंज होती हैं और उसके नतीजे में फिर चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने में मदद मिलती है। एक और अहम सबक इसके अंदर, ख़ास तौर पे ये जो तमिलनाडु के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो साबिका डीएमके की हुकूमत थी, उसके चीफ मिनिस्टर मिस्टर स्टालिन थे, वो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर समझे जाते थे, और उनकी गवर्नमेंट बहुत कामयाब समझी जाती थी। इंडिया के अंदर जो एवरेज डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो कोई 6% के करीब है, लेकिन जो तमिलनाडु के अंदर अंडर मिस्टर स्टालिन जो ग्रोथ थी वो 16% थी, जो इंडिया की तमाम स्टेट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और वहाँ पे बहुत तरक्की हुई है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और वहाँ पे दुनिया की बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल समझ लें, और दूसरी, वो उन्होंने वहाँ पे आके तमिलनाडु के अंदर अपने फैक्ट्रियाँ और अपने ऑफिसेज़ कायम किए हैं। इससे साबित ये होता है कि आप कितनी बड़ी परफॉर्मेंस कर लें, अगर आवाम के अंदर आपका कोई रेजिडेंस नहीं होती तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मिस्टर स्टालिन जिन्होंने 16% ग्रोथ की, वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। और बिल्कुल एक नया लीडर जिसकी पार्टी 2024 में बनी, उन्होंने उसे अपसेट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि परफॉर्मेंस बहुत अहम है, लेकिन हर दफ़ा आपको कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया।